तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की एक साथ ही कवर अप कर दूं सेशन के अंदर। एंड वी विल प्रैक्टिस ऑन वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑन इट जब हम क्लास के अंदर मिलेंगे बाकायदा इन लीव्स के बाद, तो हम इसी को एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस की कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूलेशंस हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लाइव कर रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। बट चूंकि मजबूरी है, इस वजह से मुझे स्लाइड्स को प्रिपेयर करना पड़ा है ताकि मैं आप लोगों को जो इस वीक का सेशन है वो कंटिन्यू कर सकूं ऑनलाइन। ओके गाइस, now we are going to continue these sessions. The first thing is कि what are the algorithm and flow charts. तो last time मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की बात करते हैं, then we have two types of programming approaches. One is the structured approaches and another is the unstructured approaches. और फिर मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया था कि unstructured approaches will be divided into the pseudocode algorithms and flow chart as well, whereas the structured approaches is divided into the some basic programming approaches, which is sequence or branching or iteration. We can also say that the loops. तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की नो हाउ के लिए, बेसिक्स के लिए उस तरफ ले गया था। बट द थिंग इज वी हैव टू कवर अप द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस बिफोर द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। यानी हमें पहले अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस को लर्न आउट करना होता है। अच्छा, वाई वी लर्न इट बिफोर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस? होता यह है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं या किसी काम को करने के स्टेप्स बनाते हैं, तो वो इस फॉर्म में नहीं होता कि वो एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जनरेट कर पाए। ठीक है, दैट इज व्हाई that form is not considered as the structured programming approach. Clear? तो अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की तरफ जाना है, तो हमारी अप्रोच होना चाहिए कि हम अपना जो थिंकिंग है और अपनी जो अप्रोच है उसको बेसिक टू अप्रोचेस की तरफ रखें। द फर्स्ट थिंग इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड अदर इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अच्छा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम मोस्ट प्रोबेबली अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके उस रिजल्ट्स को या अपने अपने फाइनल डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने के लिए हम कुछ स्टेप्स बिल्ड करते हैं। वो जो स्टेप्स होता है, दैट स्टेप्स हैज सम ऑर्डर और सम सीक्वेंसेस, एंड दैट ऑर्डर और सीक्वेंसेस सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो जो स्टेप्स जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के फेज में अपने क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर सोचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी, क्लास एक्सटेंशन पे किसी का कॉल था। तो अब सिलसिला ये है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो जो स्टेप्स हैं, जो ऑर्डर्स हमने बताए हैं, वो ऑर्डर्स क्या है, और वो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और जो ऑर्डर्स हम बताते हैं, वो उसको हम लोग बेसिकली एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम is the approach by which we can solve any problem. Okay, वो स्टेप्स है जो क्रिटिकल थिंकिंग में। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए स्टेप्स बना रहा था। स्टेप्स 1 था, याद है? स्वैपिंग के अंदर हमने किया था। स्टेप 2 था, स्टेप 3 था। तो हम उन स्टेप्स को सोच रहे थे, और सोचने के बाद फिर हमने फेज 1 में, यानी स्टेज 1 के बाद हमने डायरेक्ट स्टेज 2 पे स्विच किया था, और हमने वहां पे डायरेक्ट प्रोग्राम कोड्स लिखे थे। The better approach is this: whenever we think our steps at the stage 1, then write down those steps in the form of the algorithms onto the stage 2. स्टेज 2 पे बेसिकली एल्गोरिथम्स को लिखा जाता है। और उस वक्त मैंने, क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का अवेयरनेस था और आप लोगों को डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के टूल्स के ऊपर हाथ साफ करवाया गया है इससे पहले, या अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी है ग्रेजुएशन लेवल पे। बट द थिंग इज कि एक्चुअली जो ऑर्डर बनता है
दैट इज कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं तो उसके बाद आप उसको राइट डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम प्रोग्रामेटिकल स्टेप्स एंड देन फिर आप उसको आगे प्रोसीड करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज. इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हम ये देखते हैं कि जो स्टेप्स हमने बनाए हैं उस एल्गोरिथम के, हाउ वी राइट द programs with respect to those steps identified in any identified to solve any problem. Clear? अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स भी मतलब हम जो थिंकिंग करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स हैं. हम कभी भी प्रोग्रामिंग के स्टेप्स डायरेक्ट नहीं बना सकते until or unless we write those steps in our human language or the natural language known as the pseudocode. Pseudocode is the informal language which is the artificial way to identify any algorithm or those steps written in our normal English language or any other language which an human will can be understand. Okay. Algorithm के कुछ characteristics हैं, and that is the precision. Precision identifies that whenever you write the some steps related to the algorithm, that statement should be precise and clearly defined itself. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी स्टेप्स लिखें वो स्टेप्स किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो, वो इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स हो और एक ह्यूज लाइंस ऑफ स्टेप रखते हो जिसको पढ़ना इतना आसान ना हो. तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और इसके अलावा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. क्लियर? द यूनिकनेस. द रिजल्ट ऑफ these steps are uniquely defined, depends on the input and the results of the preceding steps. यानी आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो स्टेप लिख रहे हैं, वो स्टेप अपने प्रीसीडिंग यानी पिछले स्टेप्स को फॉलो करता हूँ. एंड द सेकेंड इज दैट कि वो स्टेप्स को प्रीवियस स्टेप से जो भी इनपुट या वैल्यूज अगले स्टेप को चाहिए वो प्रॉपरली लिंक्ड हो. क्लियर? एंड इट आइडेंटिफाइज के एवरी सिंगल स्टेप इज डिफाइंड यूनिकली based on the some input or the results which is depends on the previous step. Finiteness. Finiteness tells us finiteness tells us about that every algorithm should have some finite number of steps. मतलब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा ना हो कि आपका एल्गोरिथम चलता जा रहा है और उसका कोई एंड ही नहीं है, और द प्रॉब्लम इज़ वेरी स्मॉल और उसका सॉल्यूशन भी कोई इतना बड़ा नहीं है, बट आपने इसका सॉल्यूशन इतना लंबा दे दिया कि उसके स्टेप्स लाइंस ऑफ यानी इसके जो स्टेप्स हैं वो एल्गोरिथम के बहुत ज़्यादा है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर स्मॉल प्रॉब्लम. तो फाइनाइटनेस होना चाहिए और एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं स्टॉप लाजमी होना चाहिए. ये ना वो चलता जा रहा है उसको कभी स्टॉप ही नहीं है. इनपुट. एल्गोरिथम को जो डेटा वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज इनपुट भी ले रहा हो प्रॉपरली. उस एल्गोरिथम को जो आउटपुट चाहिए, हर एल्गोरिथम कोई ना कोई आउटपुट दे रहा हो इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड ऑल पॉसिबल इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर्स. और एक जनरलिटी हो. जनरलिटी से मुराद ये है कि वो जो इनपुट ले रहा हो, जिस तरह की भी वैल्यू एल्गोरिथम को मिल रही हो, तो एल्गोरिथम को पहले ही पता हो कि इन द केस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा इनपुट उसको किस तरह से बिहेव करना है. ठीक है? दैट इज द जनरलिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम. नाउ we are moving forward, and that is what are the basic advantages and the disadvantages of the algorithm. ये निहायत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट था, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको स्लाइड के अंदर डाल दिया कि एटलीस्ट आप लोगों को ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तक तो पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ओके, अगर हम देखते हैं कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या है
किसी भी प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि जी आप किसी प्रॉब्लम को इजीली आइडेंटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी स्टेप्स। जो स्टेप्स आप बताते हैं वो बिल्कुल क्लियरली प्रोसीजर होता है, उसके अंदर कोई ऐसी मध्यम चीज़ नहीं होती कि समझ में ना आ रही हो। ठीक है। फिर मज़े की बात यह है कि जब आप एल्गोरिथम में आते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज है कि किसी भी लैंग्वेज के कोई भी प्रोग्रामर एल्गोरिथम को समझ सकता है, एंड दीज एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड आर डिफाइंड ऑन दी स्टैंडर्डली बेसिस। उसके बाद ये क्या है कि हम कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस अगर बन रहा हो तो हम एल्गोरिथम उसके स्टेप्स इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर मेरे पास कोई बड़ा कोड है तो मैं उस कोड को स्मॉल चंक्स में और स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ सकता हूँ, और हर पीस को मैं स्टेप वाइज लिख सकता हूँ, जो कि प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है समझना कि कौन सा piece of code क्या काम करेगा, and on the behalf of that every programmer can write the programs of lines or lines of code of that particular piece. disadvantages क्या है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अंदर ब्रांचिंग और लूपिंग जो है वो ज़रा इतना आसान नहीं होता। ब्रांचिंग को हम लोग इफेल्स भी कहते हैं या स्विचेस भी कहते हैं। ओके। बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन द एल्गोरिथम, और कोई ज़्यादा बड़े टास्क आ जाए, फॉर एग्जांपल वी हैव a smaller software or any module having the huge lines of code, तो फिर एल्गोरिथम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है उसका। Now guys, we have some examples related to the pseudocode and the algorithm. Suppose we have a problem statement, और यकीनन आपको एग्जाम्स में भी इस तरीके से एल्गोरिथम दे दिया जाएंगे और इस तरह से एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, एंड यू हैव टू राइट दी pseudocode and algorithm। अभी आगे जाके हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे या उसका फ्लो चार्ट बनाना होगा, तो आप लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। तो मैं इस सेशन के एंड पे आप लोगों को कोई असाइनमेंट्स दूंगा, और वो असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने यकीनन सबमिट करवाने होंगे। क्लियर? बाय द एंड ऑफ या बाय द एंड ऑफ द क्लास डे, यानी कि संडे की नाइट तक या मोस्ट प्रोबेबली मंडे की नाइट तक आप लोगों को सबमिट करवाने होंगे, बिकॉज क्योंकि आई विल गिव यू सम ग्रेड्स ऑन इट, और जो भी लेट सबमिशन होगा उसके ऊपर मैं 1 और 2 मार्क्स डिडक्ट करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर असाइनमेंट्स, लेकिन डिडक्शन लाजमी होगा अगर लेट सबमिशन होगा तो गाइज बी केयरफुल, और इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनो, बिकॉज क्योंकि इसी के बिहाफ के ऊपर आपको अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है, विच हैव अराउंड 24 to 48 hours to submit online. Clear? And you should email at m.tausif, tausef at jina.edu. Okay guys, now we have an example over here, that write an algorithm to determine a student's final grade and indicate whether it is passing or fail. The final grade is calculated as the average of 4 marks. यानी आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि स्टूडेंट के ग्रेड्स को प्रिंट कर रहा हो, और वो ये बताता हो कि स्टूडेंट पास है या फेल है, और जो भी ग्रेड्स हैं स्टूडेंट के वो उसकी एवरेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है? और आई थिंक आप लोगों को पता है द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट द सूडो कोड फर्स्ट, तो अब इस स्टेज के ऊपर यूजर क्या करता है? वो थिंक करता है, वो सोचता है कि जी प्रॉब्लम क्या था, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम के एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हाउ मेनी वेरिएबल्स वी शुड नीडेड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है? आप लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे भी पहले स्टेप पे देखो ये क्लियरली सूडो कोड में लिखा हुआ है कि इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स से मुराद यकीनन होंगे कि 4 वेरिएबल्स होंगे। क्लियर? अब इनपुट के लिए तो याद है आपको, मैंने लास्ट क्लास के अंदर स्कैनफ पढ़ाया था, और यकीनन उसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी थी, एम्परसेंड का ऑपरेटर वगैरह, एड्रेस ऑपरेटर्स।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे ऑन टू द बोर्ड। बट अगर मैं बात करता हूँ कि इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, इट मींस दैट कि आप डिफरेंट चार सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करें बाय यूजिंग द स्कैनफ। नाउ द सेकंड वन, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय द 4। एवरेज बाय समिंग यानी sum of all values and divided by 4, this identified the number of values। क्या मतलब हो गया? दिस इज द प्रोसेस। नाउ द क्राइटेरिया इज, अगर एवरेज जो आपने इस स्टेप पे कैलकुलेट किया था बिलो है 50 से तो वो फेल है, और वरना वरना से मुराद है कि ये केस फेल हो गया और परसेंट एवरेज जो है वो 50 से बिलो नहीं थी, तो क्या होगा? प्रिंट कर दो पास। क्लियर? अगर इसी सूडो कोड को देखो, ये मैंने ना अपने इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिखा है, कैलकुलेट द एवरेज बाय समिंग दिस एंड डिवाइडिंग बाय दिस। मैं चाहूँ तो उसमें और कहानियां भी लिख सकता हूँ, देन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट, सेव दिस रिजल्ट इनटू द अनदर वेरिएबल। तो ये इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सूडो कोड के लिए, बट वेन एवर वी विल गो and write the algorithms, then we have to follow some kind of rules which is already defined against the algorithm। okay, in that case हम क्या करेंगे? हम एल्गोरिथम के अंदर कुछ चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज रह गई, which should be ओके गाइज, मैंने इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दी थी और मैंने इसको, अब आपको भी ये बात बता रहा हूँ कि आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एवरी एल्गोरिथम शुड स्टार्ट विद द स्टेप 1 एंड एवरी एल्गोरिथम शुड बी एंडेड विद सम स्टेप व्हिच इज नोन एज द एग्जिट। इससे मुराद ये है कि हम जब भी कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे, हमें एल्गोरिथम लिखने से पहले उस एल्गोरिथम का स्टार्ट और एग्जिट या एंड वाज़ेह होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्टेप 2 के अंदर हम इनपुट लेंगे। इनपुट से मुराद ये कि इफ़ वी हैव M1, M2, M3 एंड M4, दिस आइडेंटिफाइज कि वी हैव 4 वेरिएबल्स विच इज़ इनपुट बाय द यूजर्स। देखो, अब इसके अंदर हमने कोई अपनी नॉर्मल इंग्लिश को इस्तेमाल नहीं किया हुआ कि we will take 4 variables and then save, and then save the values into those variables। हमने एक प्रॉपर एक कीवर्ड यूज किया हुआ, दैट इज इनपुट, एंड देन वेरिएबल्स के नेम विद द कॉमा। ऑन द स्टेप 3 we have a process, this is the sum of all values and the divided by total number of values। और जो भी रिजल्ट आ रहा था इस एवरेज का, उस एवरेज को उठा के किसमें सेव कर दो? ग्रेड के अंदर। नाउ वी आर चेकिंग ओवर हियर कि भाई ग्रेड अगर 50 से लेस है तो फेल है, वरना पास है। क्योंकि वरना से मुराद ये हुआ कि उसका ग्रेड 50 से अबव है या 50 के बराबर है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब यकीनन इसके अंदर आगे के जो एल्गोरिथम्स है, अगर उसमें ये मसला हुआ कि उसमें स्टार्ट और एग्जिट नहीं है, तो प्लीज आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात समझ लेनी है कि हर एल्गोरिथम के शुरू में स्टार्ट लाजमी होगा और एग्जिट लाजमी होगा। और पेपर में आप जब भी एल्गोरिथम को राइट करना शुरू होंगे या राइट करेंगे, आप स्टार्ट और एग्जिट लाजमी लगाएंगे। क्योंकि मैंने जो फोकस किया है ना, वो जो एल्गोरिथम्स के जो दरमियान की लॉजिक है ना, मैंने उसको ज्यादातर फोकस किया हुआ है यहाँ पे। तो आपने क्या काम करना है? लॉजिक्स को तो अंडरस्टैंड करना ही करना है, बट पेपर में लिखते वक्त या जब आप एल्गोरिथम को कहीं पे भी लिख रहे हो, इन एनी रिपोर्ट, इन एनी प्रपोजल और व्हाटएवर, तो आप उससे पहले स्टार्ट और एग्जिट लाजमी लगाएंगे। ओके गाइस? फ्लो चार्ट भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये भी एल्गोरिथम की तरह होती है। इट एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल स्टेप्स एंड देयर इंटरकनेक्टिविटी, बट द थिंग इज दैट इट प्रेजेंट्स इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, वो डायग्राम की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड वी हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल फ्लो ऑफ एनी एक्शन। बेसिक सिंबल्स क्या है फ्लो चार्ट्स के?
कि सबसे पहले इसका सिंबल कहलाता है दैट इज ओवल, और ओवल बताता है कि फ्लो चार्ट शुरू कहाँ से हो रहा है और फ्लो चार्ट एंड कहाँ पे होगा। द सेकंड सिंबल इज पैरेललोग्राम विच डिनोट्स कि अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी इनपुट दरकार है, आपको यूजर से वैल्यू लेनी है, तो आप किस तरीके से इनपुट लेंगे। द थर्ड सिंबल इज रेक्टेंगल विच आइडेंटिफाइज कि अगर आपको कोई प्रोसेस करवाना है बाय द हेल्प ऑफ सम अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, दोस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन you can use the rectangle diagrammatic symbol. Another is the diamond. Diamond is the responsible to show the branching or the selection within the program structure, and we can easily implement the if then else by using the diamond, or we can also use it in the iteration as well. ठीक है, हम इसको आइट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। यानी जब मैं डायमंड के साथ इफ का कीवर्ड लगाऊंगा इट मींस दैट कि ये ब्रांचिंग है, और जब मैं डायमंड के साथ इज का कीवर्ड लगाऊंगा तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये लूपिंग है, ये आइट्रेशन है, इज के कीवर्ड से, आई एस इज के कीवर्ड से। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड है which denotes the output of any operation, and flow lines shows the direction of the logical flow of any flow chart. Okay, now we have another example. हमने प्रीवियस स्टेटमेंट उठाया, अब देखो प्लीज इस एल्गोरिथम के भी शुरू में भी स्टार्ट नहीं है और एग्जिट नहीं है, ये आपने खुद लगाना है। ठीक है, मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ बेसिक लॉजिक को यहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं है कि सर ने भी नहीं लगाया था तो हम भी नहीं लगाएंगे स्टार्ट और एग्जिट। फाइन, ये मैंने जल्दी में अपनी मेन लॉजिक उठा लिए। इससे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट आप लिखेंगे लाजमी, और स्टेप 5 में आप एग्जिट लाजमी लिखेंगे। क्लियर। अब सपोज करो अगर इसी एल्गोरिथम का बेटा हमें फ्लो चार्ट बनाना है, तो हाउ वी कैन मेक इट। प्रीवियस जो फ्लो था इसके अंदर ये ओवल था, ये रहा वो ओवल, दिस आइडेंटिफाइज कि यहां से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। फाइन, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि हम इनपुट लेंगे। अच्छा, इनपुट किस में लेंगे, वेरिएबल्स में। तो देखो मैंने वेरिएबल्स के बारे में बता दिया कि इनपुट लेंगे हम M1, M2, M3, M4 में, और यही आपका एल्गोरिथम का एक स्टेप था। एल्गोरिथम के स्टेप को देख के मैंने एक दूसरा सिंबल इस्तेमाल किया कि इनपुट के लिए ये है। अगला ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा था, फॉर्मूला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रही है यहाँ पे, उसका स्टेप ये रहा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे। तो यस वी कैन सी कि हमने ये पूरा के पूरा फॉर्मूला उठाया एवरेज कैलकुलेशन का और इस प्रोसेस बॉक्स के अंदर लिख दिया। और ये जो एरो लाइन है, यस दिस इज नोन एज द फ्लो लाइन, जो कि ये बता रही है कि ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर चल रही है एक चीज। क्लियर। व्हेनेवर वी आर हियर, तो हमें क्या मिला, हमें एक डायमंड बॉक्स मिल गया, जो कि इस वक्त इफ देन एल्स के केस में लग रहा है। ओके, तो आया, अच्छा ये इफ है, इफ अगर ग्रेड लेस देन 50 है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग में दो क्राइटेरिया है, यस एंड नो। यस पे ये कहा जाएगा फेल पे, क्योंकि जी ग्रेड 50 से लेस है। अगर यस हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपका ग्रेड 50 से लेस आ रहा है परसेंटेज, इसलिए फेल है। और अगर 50 से ज्यादा या 50 के बराबर है तो नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर पास पे चलेगा। दोनों केसेस में आइदर इट इज पास और जस्ट फेल, दोनों केसेस में आपने एट द एंड आके इसको स्टॉप करना। क्लियर। सपोज वी हैव another problem, that is write an algorithm and draw a flow chart to convert the length in feet to the centimeter. अब देखो बेटा पेपर में भी बिल्कुल ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं कि आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे दिया, कहा इसका सूडो कोड लिख के, इसका एल्गोरिथम लिख के, इसका फ्लो चार्ट लिख के, देन यू हैव टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दीज इश्यूज, और आप उसको प्रॉपरली लिख पाओ अपने पास। क्लियर। इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप वापस आएंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे।
और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के, ठीक है। और असाइनमेंट मुझे प्लीज़ जो भी सबमिशन की डेडलाइन है उसके ऊपर चाहिए। ओके गाइस, तो अब इस केस के अंदर कि मैं चाहता हूं कि मैं लेंथ को फीट है, अगर लेंथ मैं फीट में दे रहा हूं तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो यकीनन जो फीट है वो मैं प्रोग्राम को इनपुट करूंगा। यकीनन मैंने क्या कहा, इनपुट द लेंथ इन फीट, यकीन इनपुट से बना था प्रोग्राम के अंदर। ओके, सेकंड थिंग इज कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग द फीट विथ 30, यानी एक फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो जितना नंबर ऑफ फीट है मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा तो मेरी लेंथ जो फीट है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन द थर्ड स्टेप इज प्रिंट द सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। अब फिर सेंटीमीटर को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूं। आई थिंक दिस इज वेरी इजी इश्यूज। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लॉजिक बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग क्राइटेरिया हो। एक छोटा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ओवर हियर कि मैंने सूडो कोड लिखने के बाद अब उसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे भी वही एग्जैक्टली वही मिस्टेक मैंने किया है कि मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में ना स्टार्ट लिखा है इससे पहले और ना उसके बाद एग्जिट लिखा है। मेरे ख्याल से मैं इस स्लाइड को अपलोड करने से पहले इसकी करेक्शन कर दूंगा कि हर एल्गोरिथम के शुरू में स्टार्ट और नीचे एग्जिट डाल के फिर मैं स्लाइड को अपलोड करूंगा, इसलिए प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। देखो यहाँ फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट है और स्टॉप है। इस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप जो फ्लो चार्ट में है वैसे एल्गोरिथम में भी लाजमी होता है। ये मैंने जल्दी में लॉजिक लिखने की वजह से इस पर फोकस करना भूल गया, तो मैं इसको अभी एडिट करके फिर अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब स्टेप 1 है, इसके अंदर हमारे पास है इनपुट फीट। अब देखो एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने इनपुट फीट लिए, फिर जो भी फीट आपने यूजर से लिए बेटा उसको मल्टीप्लाई बाय 30 किया, जो भी रिजल्ट आया उसको बेटा आपने सेंटीमीटर में डाल दिया, एंड देन प्रिंट द सेंटीमीटर्स ऑन द स्क्रीन। We have only 3 steps to do this task in the algorithm. Now we are moving towards the flow chart. अब अगर मुझे इसी का फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे बदकिस्मती से लिखा नहीं है एल्गोरिथम में स्टार्ट, बट यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट का सिंबल ले लिया। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है तो मैंने पैरेललोग्राम लिया, और पैरेललोग्राम लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम लेने के बाद फिर मैंने इसके अंदर बताया कि इसके अंदर कितने इनपुट होंगे। क्लियर? अच्छा, जब मैंने इनपुट ले लिया तो इनपुट लेने के बाद मैंने ये देखा कि अब वो वैल्यू आके मेरे इस वेरिएबल में सेव हो गई है। नाउ दिस इज द फिक्स्ड यूनिट कि एक फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने जो भी इनपुट लिया था वैल्यू को उसको अगले हिसाब में प्रोसेस में कन्वर्ट किया, और ये हमारा प्रोसेस है। तो प्रोसेस के लिए, यानी प्रोसेस हमारा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो सिंबल मैंने उसके लिए लिया दैट इज दी रेक्टेंगुलर बॉक्स। फिर मैंने इस पूरे फॉर्मूले को उठाया और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाला, और डालने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो मेमोरी में यहाँ पे आके सेव हो गया, दैट इज एलसीएम। अब ये मैंने वेरिएबल के नाम रखे हुए एलएफटी और एलसीएम, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप एबीसीडी भी रख सकते हैं। क्लियर? अब एलसीएम को मैंने उठाया और अगले स्टेप में प्रिंट किया, और प्रिंट का सिंबल है ये वाला। क्लियर? इसको हम लोग प्रिंट सिंबल्स कहते हैं। जब ये प्रिंट हो गया तो फिर मेरा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट स्टॉप हो गया। ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से अब तक जो हमने 2 एल्गोरिथम्स और 2 फ्लो चार्ट हमने किए हैं और 2 सूडो कोड हमने किए हैं, यानी 2 सूडो कोड, 2 एल्गोरिथम, 2 फ्लो चार्ट्स, दीज आर वेरी सिंपलेस्ट ना, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बस ये बनता कब है, जब हम स्टेज 1 के ऊपर स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग कर लेते हैं लॉजिक बिल्डिंग में, तो स्टेज 2 के ऊपर जहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोग्राम की यानी समझ लो कोड जनरेशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो यानी कोड फिल्ट्रेशन करते हैं, तो कोड फिल्ट्रेशन की जगह पे हम ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वहाँ से फिर हमें इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होती है विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोग्राम कोड जनरेशन, दैट इज दी स्टेज 3। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं प्रैक्टिस